अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। मिस बलोच भी इधर ही हैं। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान को एक उम्मीद मिली है न्यूज़ीलैंड की नाकामी से और साउथ अफ्रीका की कामयाबी से। एक वक्त ऐसा था जब T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी ये दुआएं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका हार जाए, आज दुआएं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। उस वक्त भी पाकिस्तानियों की दुआ कबूल हो गई थी और आज भी कबूल हो गई। लेकिन आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तानियों को अभी बहुत ज़्यादा बददुआएं भी करनी है और टीमों के लिए। तो ये जो सूरत हाल बनी है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने के हवाले से, उस पर बात रहेगी। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में बहुत बात हो रही है ये जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है उस पर, इंज़माम उल हक साहब के इस्तीफ़े पर ज़हीर अब्बास साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है। फिर उसके साथ साथ अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर और खिलाड़ियों की कमी के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये फ़तह पाकिस्तान को कैसे मदद दे सकती है और पाकिस्तान अब कैसे जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों मैचेज़ अब न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है। पाकिस्तान वहाँ पर किस खेल का मुज़ाहरा करेगा? मिस बलोच, आप खैरियत से? किधर गए? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों की बहुत मशकूर हूं मैं। बल्कि पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए आज एक ग्रीन जर्सी ने दूसरी ग्रीन जर्सी के लिए आसानी क्रिएट की है। हमारे चांसेस हो गए हैं, लेकिन जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, सिर्फ न्यूजीलैंड का आज हारना मैटर नहीं करता, आगे आने वाले बड़े सारे मैचेस है जनाब। आज 32nd नंबर ऑफ मैच था। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, 357 स्कोर किया 4 विकेट के नुकसान पे। लेकिन टीम न्यूजीलैंड ने आज थोड़ा सा ना पाकिस्तान से इंस्पायर होकर खेला। उन्होंने क्या किया, 35.3 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो चुकी थी 167 स्कोर करके। तो कहने का मतलब यह है कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान जो पूरे स्कोर नहीं कर पा रही चेजिंग के दौरान। आज न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं कैसा मैच होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के डी कॉक ने जो इनिंग्स खेली है, जो वेंडर डूशन ने खेली है, जो मार्को जेंसन ने खेली है, जो महाराज ने खेली है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है आपसे। आई वांट टू आस्क यू, पाकिस्तान के स्पिनर क्या सीख सकते हैं आज महाराज से? क्योंकि वो स्पिनर है, उन्होंने 4 विकेट्स अपने नाम किए हैं और 5.11 उनका इकोनॉमी रेट रहा है। हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे, अच्छी विकेट्स क्यों नहीं अपने नाम कर पा रहे, और कैसे अपने नाम कर सकते हैं आने वाले वक्त में? बात यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स, ना तो स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे हैं, ना ही फास्ट बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिनर्स के लिए आप देखें कि यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया काशिफ महाराज का, यहाँ पर तबरेज़ शमसी ने भी आउट किया पाकिस्तान के खिलाफ। कुलदीप यादव भी आउट कर रहे हैं। दुनिया की जिन टीमों के खिलाफ 6 मैचेस भारत ने खेले उसमें कुलदीप यादव ने आउट किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सेंटनर ने भी आउट किए हैं, तो एडम जैम्पा ने पाकिस्तान के भी आउट किए, तो वो भी आउट कर रहे हैं। तो दुनिया की जो टीमें इस वक्त मैचेस जीत रही हैं उनके स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेके दे रहे हैं अपनी टीम को। पाकिस्तान के ना स्पिनर्स विकेट्स लेके दे रहे हैं, ना फास्ट बॉलर्स वैसी विकेटें दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो इन दोनों के लिए बड़ा अहम है आने वाले मैचेस में कि ये विकेटें लें पाकिस्तान के लिए। और स्पिनर्स के लिए बिलखुसूस अहम है क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर आप ये कह सकें ये पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल स्पिनर्स हैं या बेस्ट स्पिनर्स हैं दुनिया के, ये दुनिया को आउट कर सकते हैं। शादाब खान को देख लें, उसामा मीर को देख लें, मोहम्मद नवाज को देख लें, तो ये सब के सब इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान जरूर मौजूद है जो कि इनको हटाना है। और अब पाकिस्तान के 2 मैचेस बाकी बचे हैं मिस बलोच, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। और न्यूजीलैंड की मसाइल ये हैं कि उनके इंजरीज की जो अनफिट खिलाड़ियों की फहरिस्त है वो भी तवील तर होती जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो फिटनेस मसाइल से छुटकारा हासिल करके वापस टीम में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर किसी टीम के साथ जाते हैं तो फिर निस्बतन पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है कि उससे फ़ायदा उठाएं जो उनके टॉप प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में। तो स्पिनर्स को स्पिन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान स्पिन हो जाएगा। हाय हाय, पाकिस्तान की बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस। हम किस तरीके से, आपने शो में बताया था, एक पूरी आपने डिटेल हमारे साथ डिस्कस की। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा तो वो किन मराहिल से गुजर के जाएगा। देखिए, इसके लिए अब जो बाकी मानदा मैचेस है ना मिस बलोच, उनके ऊपर हमें तवज्जो रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। जो क्वालिफिकेशन की सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, उसमें एक चीज ये है कि पाकिस्तान से जो ऊपर है टीमें पॉइंट्स टेबल के ऊपर, उन सबका हारना जरूरी है। और पाकिस्तान का जो ऊपर है उनका हारना जरूरी है। हाँ जी, जो ऊपर है उनका हारना जरूरी है और जो नीचे है पाकिस्तान से उनका जीतना, पाकिस्तान का उनसे जीतना। भारत कैसे हारेगा? देखिए, भारत का पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ख्याल है भारत का जो है ना वो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका को फर्क पड़ता है जी। अब भारत और श्रीलंका का जो मैच है वो उसको भारत को जीतना चाहिए
अफगानिस्तान नीदरलैंड का मैच अफगानिस्तान को जीतना चाहिए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच भारत को जीतना चाहिए, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए, इंग्लैंड और हॉलैंड का मैच इंग्लैंड को जीतना चाहिए, न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए, जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच अफ्रीका को जीतना चाहिए, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया की फतह होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करना पड़ेगी, और भारत और नीदरलैंड्स के मैच में भारत की जीत जरूरी है। तो ये वो सिनेरियोज हैं पाकिस्तान के जिनको बुनियाद बनाकर अगर ये सारे के सारे मैचेस के नतीजे इसी तरीके से होते हैं तो फिर भारत टॉप पोजीशन पर जाएगा, उसमें पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका आ जाता है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ जाएगा। और अगर ये वाली सूरत हाल बनती है एंड इसी तरीके से जैसे अभी ये बयान किया, तो फिर पाकिस्तान और भारत का जो है वो सेमीफाइनल होगा। तो एक और बड़ा मैच फिर दुनिया क्रिकेट में जो शायकीन है उनको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी सारी की सारी जो बुनियाद है वो इसी चीज के ऊपर है कि जो अभी सिनेरियो पढ़ा है मैंने, जो आज के मैच के बाद हुआ है, ये सारा इसी के ऊपर इसका निसार। अगर ऐसे नहीं होता, बबूमा साहब आए, आप देख रहे हो, कह रहे सारा एंड हाफिज, you both upset with me because you didn't take my message on Sama Live. I worked so hard to defeat New Zealand by a big margin, but Sara, you are not happy. Why you didn't mention my message? Temba Babuma, thank you जी, thank you so much. और वो तमाम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, हम बहुत मशहूर हैं आपके। Meanwhile, we have gotten Ali Sawas. Assalamu alaikum sir, how are you doing? अली भाई आवाज आ रही है? अली भाई कैन यू हियर मी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तुम्हें जानना, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। कल भी मैंने आपको मुबारकबाद पेश की थी और आज भी, क्योंकि देखिए एक ग्रीन जर्सी ने दूसरी ग्रीन जर्सी के लिए आसानी का एक मरहला जो है ना वो और आसान कर दिया, मुश्किल का एक मरहला आसान कर दिया। फखर जमान भी आए अली भाई नौशाद बाबा साहब भी आ गए हैं, टेम्बा बबूमा भी चैट विंडो में है और फखर जमान भी चैट विंडो में। आज इंजी भाई नहीं आए, इंजी भाई भी अभी आ जाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा अली भाई बददुआओं का वक्त आ गया। एक तो सारा आपको मुबारक हो, आपकी बददुआ काम आ गई। न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह हार अनबिलीवेबल कि लग ही नहीं रहा था ये वही न्यूजीलैंड है। मतलब कि कोई भी सवाए ग्लेन फिलिप्स के कोई भी स्कोर नहीं कर पाया, हाफ सेंचुरी कोई खेल ही नहीं पाया। क्या हो गया इनको आज? रचिन रविंद्रा नहीं खेल पाया। सारा बड़ा सिंपल जवाब है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती ये इतने इतने पैसे लेने वाले कोचेस क्या कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा स्किल से ज्यादा एनवायरनमेंट से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स पे फंसे। आप कितने मर्जी स्टैटिस्टिक्स ले लें, द गेम एक्चुअली इज प्लेड ऑन द ग्राउंड इन द मिडल। और मैं सबसे ज्यादा हैरान हूं कि प्लेंटी ऑफ टाइम्स यहाँ एक्चुअली अदर देन इंडिया 80% ऑफ द टॉप टीम्स, बल्कि हाँ 8 out of 10 टाइम्स, बल्कि 80% चले गए, जो मैचेस हारे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्टिकल ब्लंडर ऑफ विनिंग द टॉस एंड पुटिंग द ऑपोजिशन इन। साउथ अफ्रीका ने 2 दफा स्ट्रगल, दोनों दफा कब? बैटिंग से। इससे पहला जब पुणे में मैच हुआ 241 बड़ी मुश्किल से किया उसने श्रीलंका ने और हार गई, ठीक है। बट एवरी डे एवरी पिच इज डिफरेंट, एवरी टीम इज डिफरेंट। श्रीलंका को इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी जो अफगानिस्तान की स्पिन अटैक के सामने फंस गई, और फिर सेकंड टाइम पे पिच थोड़ी सी बेहतर हुई, बट 241 आप किसी भी पिच पे चेस कर सकते हैं इन इंडिया until it's a real कह लें कि बहुत ही रफ हो जाए और हर बॉल जंप कर रहा है, स्लो है, टर्न कर रहा है, ऑकवर्ड आ रहा है। अदरवाइज 240 is easy on Indian pitches और फास्ट आउटफील्ड। साउथ अफ्रीका, मैं कमेंट सुन रहा था इतने एक्सपर्ट कमेंटेटर्स के कि जी 250 द वे न्यूजीलैंड प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 350 भी जो है ना इज अ गुड स्कोर, लेकिन दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। हर गेम डिफरेंट है, हर गेम का स्टार्ट डिफरेंट है, पिचेस एंड बैटिंग का उस दिन क्या लक है बैटिंग साइड की। 350 एट एनी टाइम इज चेजिंग टफ। दुनिया की कोई भी पिच हो, कोई भी फास्ट आउट हो, बिकॉज जब आप
350 चेज कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी विकेट्स भी इंटैक्ट रखनी है, हाई स्कोरिंग रेट भी रखना है, क्योंकि एवरी टाइम ये नहीं हो सकता कि हर टाइम आप, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड करीब करीब रहा उस 8 के, ठीक है, और हर दफा ये नहीं होगा कि नीशम की लग जाएंगी, रविंद्रा उतनी क्लास से कि नहीं खेल पाएगा, मिचेल भी रन्स करेगा, कॉनवॉय भी रन्स करेगा. द स्टार्ट वाज डिजास्टर्स फॉर न्यूजीलैंड एंड वेंट ऑन गोइंग डाउनहिल. मतलब क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जैसे आपकी विकेट्स गिरती हैं पार्टनरशिप नहीं होती. और एक और चीज कंसिडर नहीं न्यूजीलैंड ने बिल्कुल, जो कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है, एक तो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ. जितने मैचेस वो दोनों जो स्ट्रगल किया है ना उन्होंने, वो दोनों मैचेस में डिकॉक जल्दी आउट हो. बिल्कुल बिल्कुल. अगेंस्ट ऑफ स्पिनर उसमें जो है अगेंस्ट शाहीन, अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ स्पिनर दत्त के नीदरलैंड, ठीक है. और उन्होंने हर बार सेकंड बॉलिंग में ऑलमोस्ट जो पहली 5-6 विकेट्स गिरा दी थी, इवन बॉलिंग फर्स्ट में. तो इसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग में इतनी पेनिट्रेशन है अर्लियर ऑन, खास तौर लेटर ऑन कुछ मैचेस में वो टेल एंडर्स को आउट करने में नाकाम रहे, लेकिन इसमें उन्होंने उन्हें भी आउट कर दिया, बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर ऑफ 358 रन्स. दे हैड टू कैरी ऑन बैटिंग. और फिर जो मुझे अजीब लगा कि आप तो 35 ओवर्स में आउट हो गए, टीम इतनी सक्सेसफुल है 35 ओवर्स में आउट होगी, तो आपने तो अपना नेट रन रेट का एडवांटेज जो है वो खो दिया. यस, अभी भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि 85 रन मिनिमम से वो जीतेंगे, तो उनका नेट रन रेट थोड़ा सा पाकिस्तान से ऊपर, पाकिस्तान का उनसे थोड़ा सा ऊपर होगा, which is not easy. New Zealand is not going to play every game like this. लेकिन आप देखिए, with 4 wins and 3 consecutive defeats, definitely they will start doubting themselves. और पाकिस्तान लास्ट मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता, with all 3 skills जो थे बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए, and it was a perfect match on that day played by Pakistan. So I think और जो टीम मेरे ख्याल में जिसको पाकिस्तान रिप्लेस करता है, if Afghanistan does not go ahead of Pakistan, क्योंकि they are also a dangerous team, ठीक है, तो will be not Australia, it will be New Zealand. ऑस्ट्रेलिया कल डिसाइड हो जाएगा, अगर वो इंग्लैंड को जीतते हैं they'll go ahead, they very likely, लेकिन उन्हें भी सेटबैक हुआ है मैक्सवेल का, because he got injured. So इस वक्त बहुत ही डाइसी सिचुएशन है, but I think Pakistan has to definitely win well. So Ali bhai, I just have to ask you one question and I have to leave. I want to talk to you about Keshav Maharaj. Let's talk about his form. Let's talk about how he has taken 4 wickets, मतलब major wickets ली. Did you enjoy his inning? देखिए, डेफिनेटली वो नॉर्मली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था केशव, नॉट गिविंग टू मेनी रन्स, लेकिन विकेट्स नहीं ले रहा था. तो आज उसने, क्योंकि 350 का जो प्रेशर था उस पे, they were trying to hit sixes, they were trying to follow a South African style. अब साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से तो बहुत हॉट फेवरेट हो गया along with India. एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच काफी हद तक इसको क्लियर कर देगा कि क्या साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकता है या नहीं. इफ दे बीट देम इन अ राउंड मैच, स्टिल इंडिया इज द हॉट फेवरेट. बट नॉकआउट में जाके कुछ भी हो सकता है, बिकॉज नॉकआउट इज अ नॉकआउट. वो प्रेशर ही डिफरेंट होते हैं वंस यू स्टार्ट लूजिंग विकेट्स. यहाँ तो अभी लीग है ना, ओके कोई नहीं, वी प्लेड अ बैड मैच, लेट्स सेटल और अच्छा खेले. बट मेरा ख्याल में नॉकआउट विल बी डिफरेंट. लेकिन साउथ अफ्रीका हैज कम बैक वेरी स्ट्रांगली, स्पेशली जब बैटिंग फर्स्ट. सबसे ज्यादा छक्के मार चुके अब तक वो पता नहीं कह रहे थे सारी टीमों ने कंबाइंड पता नहीं 70 समथिंग छक्के मारे हैं, और उन्होंने खेलों ने 80+ सिक्सेस मार दिए. इस आज एक और रिकॉर्ड भी साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया है. अब तक अगर इस टूर्नामेंट में कोई टीम है जिसने 8 सेंचुरीज अपने नाम की हो, तो दैट्स ओनली साउथ अफ्रीका. मतलब दैट्स अ रिकॉर्ड इटसेल्फ. ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं. आई एम ट्रूली लविंग देयर इनिंग. देखिए सारा यही मैं स्टैट्स से डिफर करता हूं.
क्योंकि न्यूजीलैंड को भी ये जेल में होगा कि दे वेरी हाई स्कोरिंग टीम, और अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये बहुत हमें इन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि पिच शायद उतनी देखने में ना लग रही हो अच्छी, और शुरू में जैसे डिकॉक ने भी कहा कि पिच थोड़ी सी शुरू में मैं भी कुछ इतनी अच्छी टच में नहीं था और मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी, पर जब उसने पोस्ट अपनी इनिंग्स के कहा तो उसने कहा आई थिंक अगर पिच इस तरह खेलती रही तो आई थिंक द रन्स आर इनफ। जब मैं कितनी बार कह चुका हाफिज साहब को भी और आपके साथ भी शेयर कर चुका हूँ, यार ड्यू फैक्टर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इफ यू लेट द फर्स्ट टीम स्कोर 300 प्लस रन्स, तो मैं तो ड्यू फैक्टर से पहले खत्म हो गया। जितने मैचेस टीम्स ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग में डाला, ठीक है, न्यूजीलैंड डिड द सेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैक्सवेल अपनी फ्रीडम से कभी भी नहीं खेल सकता था अगर न्यूजीलैंड पहले 350 रन कर। देयर वाज वेरी लाइकली कि न्यूजीलैंड वो मैच जीत सकती थी अगर वो पहले खेल के 360-70 या 300, बिकॉज दे हैड लाइसेंस टू हिट। यस, तो हैरान हूं कि इतने हेवीली पेड कोचेस आर रिलाइंग टू मच ऑन स्टैटिस्टिक्स। देखिए एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, दैट्स द क्या कह रहे मॉडर्न डे जो है एक गिमिक तो नहीं है, खैर गिमिक स्टैट्स है मेरे ख्याल में, बट इट्स अ मॉडर्न डे नीड आजकल प्लेयर्स की टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। So basically आप ये कह रहे हैं कि कंसिडरिंग कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका चेस में इतना अच्छा नहीं है, तो आज न्यूजीलैंड को ये फैक्टर माइंड में रख के पहले खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा नहीं, वी विल गो अगेंस्ट द ऑड्स। जी बिल्कुल, और थिंकिंग अबाउट द एक ही मैच में हल पुणे में, थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान श्रीलंका मैच कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, दे वर टू डिफरेंट टीम्स। अफगानिस्तान की डिफरेंट स्ट्रेंथ है, श्रीलंका डिप्लीटेड साइड, ठीक है, अब 241 नहीं कर सके। आप ये देखिए कि पहले बैटिंग में फील्डिंग पे भी कितना प्रेशर, बिकॉज वो जब आप ड्रॉप करते हो ना कैच तो और यू मिस फील्ड, आपकी एनर्जी गिरती है, बिकॉज वो आप फिर डाउन होते हो, योर बॉडी लैंग्वेज बिकम्स वीकर। अब इतनी बुरी फील्डिंग की है न्यूजीलैंड ने, वो दोनों प्लेयर्स जो जिस वक्त बिल्ड कर रहे थे, जब एकदम तेज होना था उन्होंने तो 100 के फौरन बाद कैच छोड़ दिया उसका डिकॉक का, और उससे पहले उससे थोड़ी देर पहले वैन्यूज, और दोनों बड़े आसान कैच, दोनों बोल्ट ने मूव्ड लेट एंड देन ड्रॉप्ड, और फिर मिसफील्ड होना शुरू हो गई, फिर बैट बॉलिंग होना शुरू हो गई, फिर ये भी बैड लक हुई, हेनरी इंजर्ड हो गए, मे बी वो अगर इंजर्ड ना होते तो मे बी रन्स अराउंड 20-30 कम होते या 40-30-40 कम होता। नीशम वाज वेरी ऑर्डिनरी, मतलब 63 रन्स इन 5 ओवर्स, सो एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन इसमें उनका अपना कसूर। अरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन देन आई टेक अ लीव, वो ये कि पाकिस्तान एक जीत के बाद खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड एक शिकस्त के बाद, तो क्या होगा, दोनों का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना होगा और किस माइंडसेट के साथ दोनों जा रहे होंगे? व्हाट डू यू थिंक वैसे, बिकॉज़ हमने एक साथ मैच खेला है, नेक्स्ट मैच आई थिंक दोनों विल बी वेरी मच मोटिवेटेड, आई थिंक। क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान on the verge of elimination has got a window open for them, ठीक है, and New Zealand at the verge of qualification, ठीक है, एकदम 3 लगातार मैच हार गई, so yes for the time being they'll be down and Pakistan will be up, but after the toss the both teams have to be motivated। अब ये डिपेंड करेगा कि जब मैच शुरू हो जाता है तो उस वक्त दोनों टीम्स से कौन सी अपर हैंड लेके जाती है और फिर उसको प्रेस करती है, और दूसरी टीम डाउन होती है, बिकॉज इसको जी इट्स गोइंग टू बी गेम ऑफ लक। जी जी इट्स गोइंग टू बी जी इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ टैक्टिकल ब्रिलियंस कह लें या टैक्टिक्स हो। जी अगर हम पाकिस्तान मैच टॉस विन करता है, लेट्स सी, तो क्या हमें उस दिन बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग इफ वी विन द टॉस? देखिए द गेम इज आई थिंक इन बेंगलुरु,
ठीक है, इट्स अ स्मॉल ग्राउंड एंड इट्स अ सुपर पिच। अब ये डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बी इन अ डाउट, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड इज पुटिंग अ लॉट ऑफ रन्स। सेकंड बैटिंग करते हुए दो डिफरेंट तरीके से खेली है, एक ऑलमोस्ट 388 कर गई जाने करने वाली थी, और एक 160-70 में आउट होगी। सो मैंने वही कहना, अ बिट ऑफ लक इन डिसीजन आल्सो, कि इज टॉस जीत के बैटिंग और बॉलिंग गोइंग टू बी द राइट डिसीजन। ये गेम के बाद पता चलेगा या गेम के दौरान पता चलेगा, बट बिफोर दैट आई थिंक एनवायरनमेंट को देखते हुए, पिच को देखते हुए, ग्राउंड स्मॉल को देखते हुए, मे बी दोनों में से कोई भी ये टेक्टिक सोच सकता है कि चेजिंग विल बी इजी, ड्यू विल बी, बट ये डिपेंड करता है जो टीम पहले बैटिंग करती है वो कितने बोर्ड पे डालती है। एनीथिंग अबाउट 320 या 300 प्लस रन्स इज नॉट easier to chase, मैं बता not easy to chase. Okay जी, क्योंकि on this note, I don't rely कि हर दफा बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान is going to bowl as good, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, but बांग्लादेश contributed to that. Yes, on this note I take a leave, you guys carry on, इंशाल्लाह कल मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है, भारत या श्रीलंका, बट जो भी जीते वो जीते जो डिजर्व करता है। दिस इज मी सारा वेलो साइनिंग आउट। अली भाई खुदा हाफिज, बाबा जी। I think India will win. अली भाई फखर जमान पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाफिज भाई अली भाई से पूछें वो मैंने जो छक्का मारा 99 मीटर का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आरिफ अंसारी कह रहे हैं अच्छा खिलाड़ी है फखर जमान। तो डेफिनेटली अंसारी साहब ने उसकी इनिंग्स की थी, लेकिन थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा अंसारी साहब क्रिटिकल हो गए थे। ऑब्वियसली वांटेड अ चेंज, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा था, and he wanted कि फखर, and then फखर after Netherlands was dropped, फिर अब्दुल्ला शफीक को हम कम क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने कहा है the find of this World Cup, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मैं खुद हैरान था कि व्हाई ओडीआई में वो नहीं कर रहा। कितनी बार हमने आपस में डिस्कस किया, अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, he's cashed on that, and to be honest he is the next best player Pakistan cricket has unearthed through after Babar, and he's come through the system, not PSL. ये लोगों को नजर आना चाहिए। Follow the players of the system, please please please, selection system को बेहतर। अली भाई अली भाई ये पाकिस्तान की अब जो सिनेरियो बन रही है जिस तरीके से वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में, आप देखते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए तो अब मैच नॉकआउट मैच है। दाऊद साहब का सवाल है, दाऊद साहब कह रहे हैं 4th पोजीशन, आई थिंक अफगानिस्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर विद 3 consecutive victory against 3 champion Pakistan, no real chance, bye bye. No, I don't think so. दाऊद साहब थोड़े से ज्यादा फोर्थ राइट हो गए हैं, फौरन एकदम जज्बाती हो गए इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान कि वो नहीं करेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हारने से और कुछ जीतने से विंडो थोड़ी सी ज्यादा ओपन, स्टिल वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट, स्टिल वेरी टफ। लेकिन न्यूजीलैंड का एक मैच इंग्लैंड है विद अ वीकर टीम, मेरा ख्याल शायद न्यूजीलैंड का लास्ट श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका के साथ है, relatively a weaker side, but on the day कोई भी टीम जीत सकती है। अभी तक बांग्लादेश एंड श्रीलंका haven't played that well, अफगानिस्तान has played well, लेकिन आप ये भी देखें कि अफगानिस्तान के 2 बड़े अच्छे मैचेस against the 2 top teams, one against Australia and the other one I think against वो भी एक अच्छी टीम से है उनका, and one against which Netherlands. So they might win against Netherlands and go on to 8 points, but then rest of the 2 बहुत अच्छे। और in fact अफगानिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, if they win obviously they go ahead of Pakistan और उनका net run rate भी improve कर देगा, but they are still in minus, और पाकिस्तान भी अभी माइनस में है, but New Zealand is in plus, though 160 something के आउट होने से ड्रास्टिकली कम हुआ उनका,
जो कि उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इवन प्लेइंग बिफोर पाकिस्तान। बट लेट्स सी, फिलहाल तो अगले मैच के बारे में देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो अगले 3 दिन में कुछ चीजें और बहुत क्लियर हो जाए। इफ क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान बिल्कुल ही क्लैरिटी दे देगा। इफ पाकिस्तान विन, चाहे 85 रन के मार्जिन से ना भी जीते और नेट पे थोड़ा सा पीछे, फिर देन इट विल डिपेंड ऑन न्यूजीलैंड विनिंग अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान विनिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ा कन्विंसिंगली जीतना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट मैच में। और अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर तो विंडो ही क्लोज होगी ना फॉर पाकिस्तान, देन इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान। तो द नेक्स्ट 3 डेज 4 नवंबर को काफी हद तक डिसाइड हो जाएगा, कि उस दिन चूंकि मेरे ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है। सो आई थिंक दैट विल बी द लास्ट थिंग। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है देन इट्स विल बी कंप्लीटली क्लियर, बट अगर पाकिस्तान जीत जाता है देन आई थिंक इट विल गो टू द इंग्लैंड के लास्ट मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड के ऑलमोस्ट लास्ट। अली भाई, आमिर अंसारी साहब कह रहे हैं कि हसन अली की जगह पे उसको लाना चाहिए, क्या नाम है, एक 2 सवाल है, क्या इमाम की वापसी हो पाएगी, और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हसन अली को लाना चाहिए हारिस की जगह पे। There's no chance. Khuda na khasta, unless there's an injury. I don't think so. Imam is going to have any comeback in this World Cup. He had enough of his chances, जो कि वो कई दफा 20-25 पे सेट था, उसने गंवाई एक ही तरह के शॉट्स मारे, और फिर जब 70 भी किया अगेन उसको प्रेस नहीं किया टू 100। जब आप 100 कर जाते हैं ना, और वो जो एक उसने 30-35 किया था वो 50 कर जाता, then it becomes very difficult. बट जिस तरह फखर खेला है, the only chance Pakistan has to defeat New Zealand with a big margin, उस पे की प्लेयर फखर डेफिनेटली, और मेरा ख्याल है कि यही टीम चाहिए। क्योंकि अंसारी साहब का दूसरा सवाल होगा कि हसन अली की जगह कौन होना चाहिए। आई थिंक वसीम हैज डन इनफ जस्टिस टू हिज सिलेक्शन, तो उन्हें ही रहना चाहिए। हारिस डाइसी है थोड़ा सा अभी भी, बट दे विल गो फॉर 100, क्योंकि जो नए बॉल का जो है ना, तो क्या एक जो प्रॉब्लम जो कि उन्हें चाहिए था, हसन जो कि अच्छी बॉलिंग करता रहा, वो ऑलरेडी वो इफ्तिखार के से 2-3 ओवर करवा सकते। अगर विकेट मिल जाए बॉल पे, वेल एंड गुड, ओपनर्स यूज नहीं होते। कॉनवे इज अ गुड प्लेयर, तो एंड सो इज रविंद्रा स्पिन का एंड यंग, so I think they shouldn't change a winning combination for at least the next 2 games. निदेश कुमार साहब, जमान खान बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है, जमान खान स्क्वाड में नहीं है, तो वो अनटिल अनलेस उस वक्त तक कि जब तक कोई प्लेयर वहां से अनफिट नहीं होता और आईसीसी की टेक्निकल कमेटी उसकी मंजूरी नहीं दे देती मुतबादल खिलाड़ी की, तो ट्रैवलिंग रिजर्व में से किसी भी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा सकता। सो अभी तक वो जो जमान खान वाला मामला है उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये जो हैं हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, वसीम जूनियर, यही खेलेंगे और इन्हीं में से इन आउट होगा। अगर किसी को आपने रेस्ट देना है या किसी को आप खुदा ना खासा इंजरी हो जाती है कुछ देर के लिए, तो वही खिलाड़ी वापस आएंगे जो हैं, उसमें कोई और आ नहीं सकता। अच्छा जी, ज़का साहब क्या कह रहे हैं जी? हाँ, ज़का साहब कह रहे हैं, इसका जवाब तो वो ले लेगा, इसका जवाब तो देगा, इसका जवाब भाई जी कि जमान को वो कह रहे हैं कि would have been a good choice. I don't think so anymore would have been a good choice, क्योंकि ऑलरेडी वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो खुद ही कह चुके हैं until he is injured जमान को आना देख। बट वो जो कह रहे हैं कि वो अच्छी चॉइस है at this stage of the tournament, I don't think so, because he is very young, very inexperienced, सिर्फ एक ODIs खेला हुआ है, and to bring him in such a challenging environment in India and in one of the most crucial games, almost knockout stage, won't be a good thing. तो खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए. It will actually पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी if any of the fast bowler gets injured and you draft Zaman.
I don't think so. We'll take that sort of pressure. It'll be tough. Maybe he can, but it will be very, very tough. नौशाद बाबा साहब कह रहे हैं, अली भाई पूछ रहे हैं कि आपको लगता है टॉम लैथम की कप्तानी तरह को कमजोर थी, आज हल्की रही है? देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि every time a team loses badly, the captain is the first one to be questioned. बॉलिंग क्या की है न्यूजीलैंड, अप एंड डाउन, हर एक टाइप की बॉलिंग कभी नहीं चलती. सैटनर लुक ऑर्डिनरी एंड जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग थी, दे हैड अ मेथड टू स्कोर अगेंस्ट देम. I think the only weakness I see in South Africa, to be honest, और वो थोड़ा सा और इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होगा तो क्लियर होगी, that if and when the cock gets out early, तो फिर अभी तक दोनों मैचेस में जो एक जो हारी है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड, ठीक है, और एक जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आउट हुई है. पाकिस्तान के अगेंस्ट रियली स्ट्रगल टू गेट, जबकि बड़ी अच्छी पोजीशन में कितनी बार आए वो, एंड देन जो है अगेंस्ट जो है नेदरलैंड, वो बिल्कुल स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. आई थिंक वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ जो मुझे न्यूजीलैंड की बॉलिंग में नजर आई है और जो साउथ अफ्रीका ने एक्सप्लॉइट किया is their very average spin bowling attack over here. रविंद्रा तो बिल्कुल ही पार्ट टाइमर है. स्टार्ट में उसने बल्कि एक दो मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, but he's more of a batsman और कभी-कभी बॉलिंग करने वाला लगता है because he's bowled so badly in the last two three games, too many long hops, और I think he needs to develop as a bowler. अगर वो आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना चाहता है, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट. और दूसरा फिलिप रीजनेबल, अगर टर्न होगा तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बोल्ड रीजनेबल लाइन एंड लेंथ, बट अदरवाइज साउथ अफ्रीका हैड वर्कड आउट सैटनर एंड फिलिप. सैटनर को तो खास तौर बिकॉज रिवर्स स्वीप, राइटी भी रिवर्स स्वीप मार रहा है, लेफ्टी भी रिवर्स स्वीप मार रहा है. सो आई थिंक इफ साउथ अफ्रीका हैज टू स्ट्रगल, it will be mostly against India because they have got a very good spin side. So let's see. And if अली भाई आरिफ अंसारी साहब पूछ रहे हैं जी, अली भाई आरिफ अंसारी पूछ रहे हैं, अली भाई be honest, this Pakistan team deserve to be in the semis with this brand of cricket in World Cup. देखिए ये क्वालिफिकेशन में ऑनेस्टी कहाँ से आ गई? It's the day you play well. They played two good games. They played 4 bad games in from good position. With a bit of bad luck, they lost to South Africa. तो otherwise और clear हो गया, फिर तो knockout आ जाना था. तो अब तो पाकिस्तान के अपने हाथ में है ना. If they win against England and New Zealand with a big margin, then honestly, they definitely deserve to be in the semi-final. What's wrong in that? अच्छा जी, संजय साहब थोड़ा सा लक पे रिलाई कर रही है. दाऊद साहब कह रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड डीकॉक जो है वो सेकंड बॉल पे आउट, नो इश्यूज. तो साउथ अफ्रीका को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अली भाई इंग्लैंड को भी जीत के कोई फर्क नहीं पड़ना. और बददुआ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के लिए मांगे, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बददुआ भी काम आएगी, क्योंकि इट लुक्स लाइक दैट, क्योंकि दे आर प्लेइंग टू रिलेटिवली वीकर टीम्स और इंग्लैंड भी का भी बुरा हाल है इस वक्त. सो मैक्सवेल इन और आउट, ऑस्ट्रेलिया विल बी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि वो ऑलरेडी इन गुड पोजीशन है. इंग्लैंड के लिए यस, ट्रेडिशनल राइवल्स ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी सी मोटिवेशन तो होगी, ऐसी पोजीशन से वापस आना, और टीम में बातें भी हो रही है, नासिर हुसैन ने भी कहा कि थोड़ा सा डिसजॉइंटेड लगती है टीम, बिकरिंग हो रही है, तो इंग्लैंड आई डोंट थिंक सो विल डू इट. मैच पाकिस्तान का भी इंग्लैंड से, मे बी पाकिस्तान हैज एज ओवर इंग्लैंड आल्सो द वे इंग्लैंड इज प्लेइंग. लेकिन असल बात यह है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि टीम कोई नहीं हारना पसंद करेगी,
ये कोई वो अदर मैचेस नहीं है। मैं अदर मैचेस को इसीलिए कह दिया है कि बस आप भी समझ जाए कि जिसमें टीमें हार गई हैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो दे गिव अवे द मैच या वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। इट्स एन ओडीआई मैच, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सो आई डोंट थिंक सो एनी टीम विल जस्ट गिव अवे कि हम तो क्वालिफाई कर नहीं रहे तो तुसी कर, ये नहीं होना। सो एवरी टीम विल प्ले टू इट्स फुल स्ट्रेंथ एंड सो विल इन देयर लास्ट जो भी 2 गेम्स रह गई। But I don't think so. Okay, it's a tough thing, but if you win against the teams who are जो खासतौर पर न्यूजीलैंड जो आपसे मुकाबला कर रही है, then you deserve to be in the semi-final. अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बस पे नहीं, बिकॉज वो दूसरों से खेल, ठीक है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से जीता, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान, so वो और जिन टीम से खेल रहे हैं पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकते सिवाय बद्दुआ देने, हम सब लोग लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कर win 2 games and you qualify. सोडी, अली भाई सोडी खेलते हुए नजर आते हैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ? सोडी खेलते हुए एश सोडी, अरसलान भी लिख रहे हैं, एक दो और भी हमारे यहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि सोडी, एश सोडी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे क्योंकि रिस्ट स्पिनर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल पाता। maybe वो स्पिनर को बदले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इट डिपेंड्स ऑन बेंगलुरु द पिच। और वैसे भी एक और खबर बड़ी पाकिस्तान के लिए, खुश शायद तो नहीं कह सकते, इट्स अ वेरी सैड थिंग कि इस वक्त तक, और कोई ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं, 2 दिन बाद, न्यूजीलैंड हैव ओनली गॉट 10 फिट प्लेयर्स। अब रिजर्व्स में कौन कौन है जो रिप्लेस कर सकता है, माइट स्ट्रेट अवे प्ले, मुझे कुछ पता नहीं। देखे ना, इंजर्ड कौन है, विलियमसन इज इंजर्ड, हेनरी आज इंजर्ड हुआ, मे बी लॉकी फर्गसन इज आल्सो इंजर्ड, सोडी का मुझे नहीं पता, बट दे सेड 10, अभी जो खबर आई थी सोशल मीडिया में, ओनली 10 फिट प्लेयर्स, तो फिर लगता है सोडी भी पूरी तरह फिट नहीं। So who is going to replace whom, और न्यूजीलैंड क्या डिसाइड करता है, क्योंकि कल जब कल और सॉरी आज के मैच से पहले, जो पहला इससे पहले वाला मैच था न्यूजीलैंड, और शायद आज भी मेरे ख्याल में, जब विलियमसन केन विलियम्स कुछ देने आए या पानी पीने आए ना, तो जब वो थोड़ा सा भागते हुए वापस जा रहे थे ना, तो देयर वाज स्टिल अ लिम्प, हल्की सी लिम्प नजर आ रही थी उनके भागने। सो मे बी इज नॉट फिट येट। अली भाई ये जो इनका स्क्वाड है ना, इसमें जो 15 खिलाड़ी है ना, केन विलियमसन, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, डेविन कॉनवॉय, विल यंग, और विल यंग के साथ इसके बाद चैपमैन एक्चुअली बाहर है ना, चैपमैन है, लॉकी फर्गसन अनफिट, अब चैपमैन भी शायद अनफिट है क्योंकि वो तो बड़े की फिगर थे इन कमिंग एट नंबर 7, ठीक है ना। तो अब लॉकी फर्गसन इंजर्ड है, हेनरी आज हो गए, विलियमसन ऑलरेडी है, सोडी का पता नहीं फिट है या नहीं, एंड चैपमैन वो बाहर है, और रिजर्व्स में कौन है, बिकॉज़ इज स्ट्रगलिंग विद फास्ट बॉलर्स। इनके रिजर्व्स जो है वो देखने पड़ेंगे कि इनके रिजर्व्स में कौन कौन है, लेकिन ये इनको बड़े संजीदा किस्म के मसाइल का सामना है। बिल्कुल, और अगर वो देखिए ना, प्रॉब्लम ये है न्यूजीलैंड के कि इट्स अ क्रूशियल टाइम, यस, लेकिन अगर इस वक्त वो रिप्लेस कर देते हैं किसी भी उस प्लेयर को जिसके फिट होने के चांसेस हैं, और मे बी क्योंकि ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरीज, इफ इट इज नॉट अ सीरियस इंजरी, ठीक है, या क्वाड्स की, तो रिप्लेस करना या सोचना मुश्किल होता है। सो न्यूजीलैंड इज इन अ वेरी dicey situation, and with this defeat they also would be well down morally for a time being, तो होंगे definitely, but उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान का it has to be a do and die game, अगर वो irrespective पाकिस्तान उसके बाद क्या करता है, they already qualify। दाऊद साहब कह रहे हैं अली भाई कि पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने का एक ही चांस है कि वो फखर और शाहीन के एटीट्यूड को फॉलो करें, ना कि बाबर और रिजवान के।
a bit harsh to be honest. बाबर और ठीक है, बाबर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ रिजवान इतना क्यों एकदम क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया विद टू डिसमिसेस. दैट्स प्रोबेबली पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान कल्चर. ही इज द फोर्थ और फिफ्थ हाईएस्ट रन गेटर, उसकी 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है. Not every time Fakhar is going to score at 150 strike rate. Not every bowling is going to be like Bangladesh, to be honest. So yes, he is a big advantage to Pakistan coming back. But cricket is very uncertain game. I hope not. खुदा ना खास्ता. But someone. अब रविंद्रा ने प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स इससे पहले 2 दिन पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 100, और आज पता नहीं 0 पे आउट हो गए, 6-7 पे आउट हो गए. आप पुल मार के आउट हो गए जी. और उसमें उनकी थी 100 एंड पता नहीं 20 या 115 की स्ट्राइक रेट, 100 प्लस स्ट्राइक रेट था जो भी. आज जल्दी आउट हो गए. मिचेल वाज इन सच अ गुड फॉर्म, वो भी आउट हो गए. कॉनवॉय भी आउट हो गए. तो आई डोंट थिंक सो कि ये फखर और शाहीन के एटीट्यूड को, शाहीन 3 मैच पहले भी तो हम सब लोग तो नहीं, बट पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ना वो स्पीड है ना वो मूवमेंट. हम लोग जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे थे कि अगर वो शुरू में विकेट्स लेना शुरू करता है शाहीन, एटीट्यूड तो उसका हमेशा से अच्छा रहा, but the speed was a bit down and he wasn't getting wicket. मेरा शायद विकेट ना लेने की वजह से जरा फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा था and was trying to do too much. ठीक है. In fact, attitude दो उसको runs हो रहे हैं ज्यादा, but attitude तो actually हारिस ने ड्रॉप नहीं होने दिया. ठीक है, उसके स्लाइड प्रेशर लगता था, but he was still running hard and bowling as quick as he can. थोड़ा सा समय टेक्निकली उसने अपने आप की सोच चेंज की एंड स्टार्टेड बॉलिंग एज पर द इंडियन पिचेस. तेज तो वो अभी भी कर रहा है, आगे भी करता है, तेज होता है, पीछे भी करता है. बट आई थिंक इनिशियली जब उसने बाउंसर्स पे आउट किया इनिशियल टीम्स को, तो ही वेंट फॉर टू मेनी शॉर्ट पिचेस. और कुछ टीम्स के खिलाफ तो रॉन्गली, बिकॉज वो पुल शॉट बहुत अच्छी मारते थे, लाइक इंडिया, अदर प्लेयर्स जो even South African at the start. But I think it's a little bit unfair with Rizwan especially. Babar struggle कर रहा है with the pressure of controversies, to be honest, और खुद उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितनी वो करता है. वो जब भी गियर चेंज करता है, प्रेस करता है, because of the vulnerable middle order जो उसके दिमाग में बैठी, you should forget that and carry on playing like that. क्योंकि अगर वो 100 करेगा, उसके इर्द गिर्द खेलने वाले जैसा खेलेंगे वो अराउंड 20-30 रन जो अब तक पाकिस्तान कर रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, और वो पाकिस्तान की बॉलिंग को थोड़ी सी और स्पेस दे. ठीक है. अच्छा जी, आलोक साहब, ये फरीद साहब से पूछा जा सकता है, वो आएंगे तो वो ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बहुत मरतबा बताया है. चले किसी दिन फरीद साहब आएंगे तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वो क्या सोच रहे होते हैं, और जो वो लिखते हैं आप समझते हैं कि वो खिलाफ लिखते हैं, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे विराट कोहली की पिक्चर पिन ट्वीट में. दाऊद साहब कह रहे हैं भाई, आई डोंट हैव एनीथिंग विद रिजवान बैटिंग, विकेट कीपिंग इज की इन द क्रिकेट. ही इज, मतलब वो कहते हैं नहीं कि वो उनकी बैटिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन वो जब वो रिव्यू लेते हैं उस वक्त भी लगता है कि वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या रिव्यू ले लिया उन्होंने. देखिए वो पाकिस्तान का कल्चर है, एंड ऑनेस्टली रिव्यूज अभी तक सारी टीम से बड़े गंदे, बहुत ही बुरे, खास तौर पे बॉलर भी. अच्छा, बॉलर से ज्यादा पाकिस्तान के रिव्यूज लेने में जो खराबी है ना, वो बॉलिंग से ज्यादा है, क्योंकि बैटिंग के मामले सारे ही लेते हैं. बैट्समैन समझता है कि मैं हूं ही नॉट आउट. खास तौर पे जब अंपायर दे देता है ना आउट, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए विद द रिव्यू. ठीक है, आप मार्जिनल रिव्यू नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तानी पहले ही लेना शुरू कर देते हैं, और लेग स्टंप के बाहर और ये और वो. आपको याद होगा हफीज का मिडल स्टंप उड़ रही थी हाफ वे, और उसने सामने वाले पूछने से पहले खुद ही रिव्यू ले लिया. उमर अकमल हैज डन अ फ्यू टाइम कि लगते साथ ही रिव्यू, और वो मिडल उड़ रही थी. इस तरह की बातें.
सो आई थिंक वो हमारा कल्चर का हिस्सा, बिकॉज हमने कभी ना खुद एग्री किया विद अंपायरिंग, और मैं जब मैच रेफरी था तो मैं ये देखता था कि जो बाहर से ना जब बैट्समैन आउट होके आ रहा होता था तो कोचेस मैनेजर्स इशारे से आंखों से हाँ क्या था क्या था क्या था, ये तो लेग स्टंप मिस कर रहा था, मतलब वो अगर श्योर भी है कि मैं आउट था ना तो उसके ये कहने पे ना कहना ये तो इधर है। और फिर वन ऑफ द आयरनी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट थी कि पहले तो कोई था ही नहीं, टीवी पे इतना कम आती थी पाकिस्तान क्रिकेट, और पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी जब टीवी पे आती है इन अ वेरी ऑर्डिनरी वे आती है ना। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है डीआरएस का, रिव्यूज का, एंड सो फार हमारी होम प्रोडक्शन इज पुअर, मैं पुअर ही कह सकता, इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो क्योंकि हमने उसको मॉडर्नाइज, हमने इतना पैसा दे दिया, पीटीवी ने एक्सपर्ट्स को बुला बुला के, यस दे वर ग्रेट प्लेयर्स, but I honestly think they were also overpaid just to bring them in. हमने उनकी मर्जी से ज्यादा अपनी मर्जी पे उन्हें दिया पैसा कि खुदा के वास्ते आ जाओ। गोरों के मामले तो अब यही करते हैं ना, या एक्सपर्ट्स है, खुदा के वास्ते आ जाओ। तो उस पे हमें उससे ज्यादा पहले हमें अपने प्रोडक्शन को जो था ना वो मॉडर्नाइज करना चाहिए, जो कि हमने नहीं किया। सो आप खुद ही सोच ले कि ये ओनर्स किस पे जाता है, ये किसका। I don't want to indulge in further discussion on that, लेकिन वो कल्चर बन गया हमारा, और बॉलर खासतौर पे। लेकिन रिजवान का इतना कसूर नहीं है, रिजवान ने सिर्फ एक बार छलांगे मारी हैं और वो रिव्यू लिया जो अफरीदी ने लिया, एंड अदरवाइज रिजवान ने हमेशा कहा कि नहीं ये लेग स्टंप मिस कर रहा था, बाकी आपकी मर्जी। उसने बाबर को भी कहा, एंड एट टाइम्स बाबर हैज गॉन विद द बॉलर्स, चलो इनकी भी मान जाते हैं। एक दो दफा बड़ा अच्छा रिव्यू भी लिया रिजवान ने भी, और बाबर भी एक दो बार बॉलर्स ने, बॉलर्स तो नहीं, खासतौर पर हारिस तो हर चीज पे एक्साइटेड हो जाता है, एंड सो इज आफरीद, फास्ट बॉलर है तो एक्साइटेड तो होंगे, बिकॉज दे आर नोन एज इफ नॉट हाफ, मैं तमाम फास्ट बॉलर्स के बारे में कह रहा हूँ, बट थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होते हैं एट टाइम्स, ये है। बट आई थिंक रिजवान ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी behind the stars. अच्छा जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ यार सब के सब लोग चैनल तो सब्सक्राइब करें ना, जितने भी लोग इस वक्त हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं, अगर आप लोगों ने सब ने भी नहीं किया हुआ तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लें। अली भाई अंसारी, आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं भाई इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 23 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, एंड मोस्ट अमंग ऑल टीम, सब कॉन्टिनेंट टीम्स नोन फॉर स्पिन स्पेशलिस्ट इन बैट एंड बॉल, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड बैड परफॉर्मेंस? पाकिस्तान ने 23 विकेट्स लिए। आई डोंट थिंक सो, द स्टैट्स आर राइट। हां, स्पिनर्स, हाँ, क्योंकि स्पिनर्स से कल तक तो जो मैं देख रहा था वो कहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने शायद टोटल 8 विकेट्स लिए या 10 विकेट्स लिए, मे बी। देखे शादाब ने तो 2 विकेट्स ली हुई है, इतना मुझे पता है, ठीक है। उसामा ने कल के मैच में तो कोई नहीं शायद आउट किया, उससे पहले 2 आउट किए, और उससे पहले शायद 3 या 4 किए। इफ्तिखार ने 2 किए, नवाज ने शायद ही कोई आउट किया, तो अराउंड 11-12, 23 तो मेरा नहीं ख्याल है कि है। तो यही 4 बॉलर खेले ना, इफ्तिखार ने कुछ बॉलिंग की है, उसामा ने की है, और आई डोंट थिंक सो कि 23 आउट किए, क्योंकि कल तक जो था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने अराउंड 38 आउट किए, समथिंग लाइक दैट, और जो स्पिनर्स ने पता नहीं 10 आउट किए हुए। 23 तो काफी ठीक ठाक है, क्योंकि 7 मैच खेले तो ऑलमोस्ट 3 पर इनिंग्स बन जाते हैं, मोर देन 3+। वो तो एक ठीक ठाक है। अगर फास्ट बॉलर्स ने 38 लिए हुए हैं और 23 पाकिस्तान ने लिए हैं, ये और फिर तो ये बन जाते हैं, और अभी कुछ विकेट्स रहती थी पाकिस्तान के लेने, तो ये तो बन जाते हैं ऑलमोस्ट कितने 61। अली भाई 61 विकेट्स। अली भाई दाऊद साहब पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है हारिस और एहसानुल्लाह में? हारिस और एहसानुल्लाह, both are quick, both can bowl 150+। मेरे ख्याल में
एहसानुल्लाह को शौक होगा कि वो हर फॉर्मेट की, एंड इज बोल्ड वेरी वेल इन T20। हारिस ने भी T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, एट टाइम्स थोड़ा सा ऑफ कलर हुए हैं। ओडीआई में भी शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, फिर 1-1.5 साल उनका बहुत अच्छा, एंड देन सडनली लॉस्ट दैट टच लास्ट 3-4 माह में, स्पेशली एशिया कप इंजरी हो गई स्टार्ट इस वर्ल्ड कप में। यस, इज गॉट अराउंड 10-12 विकेट्स, बट उतने पेनिट्रेटिव नहीं है जितने थे, एंड वो सिर्फ लगते हैं ठप्पा एक टेस्ट क्रिकेट का लग गया। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि बड़ा ही सरप्राइज है क्योंकि ही कैन बी एन एसेट इन ऑस्ट्रेलिया। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ही शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया इन रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो, व्हाट मे कम। और यहाँ पे जितना अरसा है उतने में उसको थोड़ा सा आदत डाले, जैसे बुमराह ने 15-15 नेट पे ओवर किए, मिडिल पिचेस पे प्रैक्टिस करवाएं, डिफरेंट सिनारियोज में लगातार 6-8 ओवर्स का स्पेल करवाएं, बट इज हिज बॉडी रेडी फॉर दैट? दिस इज अनदर क्वेश्चन मार्क। तो लेकिन एहसानुल्लाह विल कम बैक फ्रॉम इंजरी, एंड ये टेनिस गोल्फ इंजरी जो होती है सर्जरी के बाद, it takes time to come back to your form. So I hope that for his sake and Pakistan cricket's sake, he gets fully fit, और उस यंगस्टर को शौक है, वो तीनों फॉर्मेट के लिए is very good, and I think हारिस को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा पाकिस्तान to start playing test cricket. But maybe दोनों टाइप ऑफ क्रिकेट्स में इतना पैसा है otherwise कि, and with injury prone, क्योंकि इसको भी थोड़ी सी इंजरीज होती हैं, he might not take that choice. अली भाई, आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 23 विकेटें स्पिनर्स को दी हैं, यानी कि 23 विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स ने हासिल की हैं, and that's too many. इसी वजह से जो 4 मैच हारे हैं ऑलमोस्ट उसपे ऑल आउट हुए, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ ऑल आउट नहीं हुए, और अब कल उसके बांग्लादेश के खिलाफ ऑल आउट नहीं हुए, और नेदरलैंड के खिलाफ नहीं, और जो तीनों मैचेस जीते उसमें ऑल आउट नहीं हुए। बाकी जो हारे हैं उनमें महल ऑलमोस्ट एवरी गेम में, शायद एक में 9 आउट हुए हैं, बाकी सब में ऑल आउट हुए। सो ऑब्वियसली स्पिनर्स को विकेट तो दी, कुलदीप को भी दी है, तबरेज शमसी को भी दी है, लेकिन ये जो एकदम ये फोबिया शुरू हो गया ना कमेंटेटर्स को, खासतौर पे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को, एंड दी वेल विशर्स, या जो कमेंट्स लेने हैं कि पता नहीं शायद जो वेरिएशन है वो सिर्फ या मिस्ट्री बॉलर इब्रार के बारे में, या जो वेरिएशन है वो सिर्फ ये फिंगर स्पिनर के पास है या लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के पास है। मैं तो ये बात पे हैरान हूं कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रही, लेग स्पिनर इज द मोस्ट मिस्टीरियस बॉलर यार। ज़ैम्पा को कितना पाकिस्तान रीड कर रहा, हसरंगा को कितना रीड कर रहा था पाकिस्तानी टीम, हालांकि सीरीज जीती थी श्रीलंका, लेकिन इन द एंड आके हसरंगा इंजर्ड हो गए थे, कुछ मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे। तो लेफ्टी क्या करता है, लेफ्टी का ये जो है ठीक है वो अंदर आता है ऑफ स्पिन की तरह, और जो ज्यादा रिस्ट घुमाता है मतलब बैक ऑफ द हैंड आता है वो गूगली है, और जो पुश करता है वो फ्लिपर है। तो राइट आर्म लेग स्पिनर का भी यही है, पुश करेगा तो फ्लिपर है, बैक ऑफ द हैंड आएगा तो गूगली है, और नॉर्मल करेगा तो लेग ब्रेक है। तो अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं तो यूर इन ट्रबल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर भी और राइट आर्म स्पिनर भी, राइट आर्म लेग स्पिनर। ठीक है अली भाई, पाकिस्तान कप के मैचेस जो हो रहे हैं, शफीक साहब उन पे चाह रहे हैं कमेंट की, जिस जगह पर हो रहे हैं आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है? वेरी पुअर टू बी ऑनेस्ट। आप देख ले कि अहमदाबाद का आज मैं मैच देख रहा था, ओनली 42 ओवर्स रिड्यूस ही कर दिए गए, 42 ओवर्स पर इनिंग, ठीक है, और पिंडी में जो हो रहे हैं 45 ओवर्स पर इनिंग। तो ये क्या क्रिकेट दुनिया में कहीं आपने देखा है? टूर्नामेंट इज अनाउंस्ड इररिस्पेक्टिव, इंग्लैंड से ज्यादा कहां बारिश होती है। इट इज अबाउट द फैसिलिटीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट। जो भी आया है उसने लोगों को घुसेड़ा है, ठीक है, और सिर्फ पीएसएल के लिए डाइवर्ट किया है कुछ पैसा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज यस, पाकिस्तान सफर्ड क्योंकि आईसीसी
के जो इवेंट्स थे वो बाहर चले गए और आईसीसी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। वो बट अपने रिसोर्सेज से भी तो करते थे। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों करते हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान क्रिकेट शॉर्ट टर्म सिर्फ अरेंजमेंट्स करता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। ओ भाई क्रिकेट तो होते रहना है अल्लाह के फजलो करम से, और पाकिस्तान ने भी जिंदा रहना है, ठीक है। तो ये जो भी कोई आता है एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एट द पावर, वो उनके जो भी CFOs है या जो उनकी जो मार्केटिंग है या उनके जो ये फाइनेंशियल विजिट्स हैं, वो अगले 20 साल के लिए क्यों नहीं सोचते? अगर मेरे जैसा आम आदमी सोच सकता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हो ऑन योर एसेट्स एंड स्लोली उन्हें उतार सकते हो इन द नेक्स्ट 20 years, विद आईसीसी का पैसा तो आना ही आना है। और अब तो बायलैटरल सीरीज में भी पैसे आते हैं जी, पैसा आता है, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा आ रहा है। तो स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द इंफ्रास्ट्रक्चर, अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखें तो सही जरा दुनिया की स्टेडियम्स एंड कैपेसिटीज। हमारे यहाँ कजावी स्टेडियम कैपेसिटी मेरा शायद 28,000 कहते हैं, आते 15 से 20,000 है मैक्सिमम। सबसे नीचे वाली सीट वालों को नजर ही नहीं आता। कराची पे मेरा ख्याल है $1 बिलियन प्लस खर्च कर दिया और फिर बाद में और एक्स्ट्रा खर्च किया। इतने में मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए एक नया स्टेडियम बन सकता था। गवर्नमेंट से जमीन लेते थोड़ी सी शहर से बाहर और नया स्टेडियम बना वहां, बल्कि लोगों के लिए एक फैमिली टाइप का जो एटमोसफियर था वो ज्यादा आसानी से पैदा हो सकता। नेशनल स्टेडियम में तो पार्किंग का ही मसला हो जाता है, सारा शहर तंग आया होता है। कजावी स्टेडियम के लिए भी सारा शहर तंग आया होता है, पिंडी में भी सारा शहर तंग आया होता है। अब बड़ा अच्छा बनाया है पेशावर वालों ने, ये तो देखने में अब पता चलेगा, बट वहां भी पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, वहां भी सारा शहर बंद होगा उस दिन। ये क्या क्रिकेट है? इंडिया में तो नहीं हो रहा, किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं, इवन बांग्लादेश में, हालांकि वो लाखों लोग आते। तो कहां जा रहे हैं हम? मुझे तो यही नहीं समझ आती। हर इंसान अपने मौज मेला करके जो खास तौर पे ये जो वक्ती तौर पे एम्प्लॉयज आते हैं, वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे आते हैं सिफारिश से, 3 साल के अंदर भागते थे। वैसे उनकी सिफारिश इतनी होती है 3 साल बाद वो भागते नहीं है। 3 साल बाद दूसरा भी कोई आता है तो वो भी इन्हीं को ही रखता है, आराम से चले जाते हैं। चलें, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। असलान इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ अंसारी साहब आपका, आमिर अंसारी साहब आपका, दाऊद साहब आपका, शफीक साहब आपका और कुमार साहब आपका भी। इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच, स्टे वेल, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब, वरुण कुमार साहब, थैंक यू। और उसके साथ साथ और कौन लिख रहे हैं जी हमें? कहाँ गए हैं जी कमेंट्स, और कहाँ गए हैं जी? वरुण कुमार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी वरुण जी। और जी और कौन है जी, और कौन है भाई? आरिफ अंसारी साहब भी आ गए हैं, एक कमेंट और आपका आ गया जी। और हैं जी, और भी, और कौन लिख रहे हैं जी हमें? चलें जी, आते चले जाएं, सबके कमेंट्स लेते हैं जी। अदील साहब, थैंक यू, अदील खान, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद बाबा जी, थैंक यू वेरी मच। नौशाद बाबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमें लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। फाइनेंस मैनेजमेंट, थैंक यू। सलमान अली, मोहम्मद हारिस उधर है ना, ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हैं, वो आ नहीं सकते। ट्रैवलिंग रिजर्व का कोई खिलाड़ी आ नहीं सकता जब तक वो उसकी एक तो उसका पूरा तरीकाकार है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता ना उस वक्त तक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। अब आप लोगों से कल मुलाकात होती है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।